हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ के बारे में। आज हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या चीज़ है। तो देखिए, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब देखिए, हमारे पास एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। मान लिया ये जार है, इस जार में मैंने पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें नमक डाल देता हूँ, NaCl डाल दिया, तो इस पानी की वो प्रॉपर्टीज, वो सारे गुण जो नमक डालने के बाद वेरिएशन कर गए। जैसे अगर मैं इसमें नमक डाल दूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं सिंपल डिफाइन करूं तो किसी भी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन के वो सारे गुण, दोज प्रॉपर्टीज which only depends upon the number of solute। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात जब हम करते हैं कि मैंने कितना सॉल्यूट डाला, कितना नमक डाला, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, वो उस अमाउंट पर डिपेंड करे, न कि इसके नेचर पर। तो हम कह सकते हैं वो सारे गुण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। Those properties which only depends upon the number of solute are known as colligative properties। ठीक है, तो हम colligative property को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: those properties of a solution which depends only on the number of solute are known as colligative property। These properties does not depend upon the nature of solute। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के अमाउंट पे। आपका सॉल्यूट कितना घुला हुआ है। तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड आखिरी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए, इससे पहले हम राउल्ट लॉ में बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई वॉलेटाइल सॉल्यूशन है, वॉलेटाइल लिक्विड है या वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो इसमें क्या होता है, जो भी सब्सटेंस हमने यहाँ डाला है ये धीरे धीरे करके वेपर फेज में जाता है और इसकी सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ 2 केसेस हो रहे थे। पहले केसेस में जब सारे कंपोनेंट आपके वॉलेटाइल थे, सारे कंपोनेंट जब आपके थे और मान लिया यहाँ पे ए टाइप का कोई लिक्विड डाल रखा है मैंने जो वॉलेटाइल है, तो फर्स्ट केस में इसका वेपर प्रेशर जो होगा PA, वो टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो P टोटल आपका PA के बराबर होगा ओरिजिनल फेज में, जब कुछ मिलाया नहीं गया। अब सेकेंड केस में जब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, अगर हम इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, मान लिया हमने इसमें NaCl डाल दिया, तो जब हम NaCl डालेंगे तो आपको पता है NaCl डालने के बाद इसके सरफेस पे NaCl भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इस लेयर के सरफेस पे। तो क्या होगा कि जो आपके A के मॉलिक्यूल यहाँ वेपराइज होना चाहते थे उनके लिए स्पेस कम हो जाएगा, बीच में NaCl टकरा जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से NaCl आपके यहाँ पे आ जाएंगे, NaCl के मॉलिक्यूल, ये NaCl का मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये NaCl का मॉलिक्यूल आ जाएगा, और जो आपके A के मॉलिक्यूल होंगे उनको स्पेस कम मिलेगा। ठीक है,
जब ए के मॉलिक्यूल को स्पेस कम मिलेगा सरफेस से ऊपर जाने के लिए, NaCl यहाँ बीच बीच में भी आएगा। तो देखिए जब आपका NaCl स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बीच बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तुम्हें पता होमोजीनियस मिक्सचर होता है कोई भी सॉल्यूशन हमारा। तो जब सॉल्यूशन में आपका होमोजीनियस मिक्सचर है तो ये ए के पार्टिकल पहले सरफेस में ज़्यादा जा रहे थे, बाद में इस सरफेस से कम जाने लगेंगे, क्योंकि NaCl नॉन वॉलेटाइल है और NaCl की वेपर्स नहीं बनती। अब यहाँ जो P टोटल होगा राउट लॉ के अकॉर्डिंग वो कितना होना चाहिए हमारा A के मोल फ्रैक्शन के बराबर। तो A का इनिशियल मोल फ्रैक्शन ये PA0 होगा, जो ये PA0 इंटू Xi, ठीक है, इतना होना चाहिए P टोटल। अब आपने देखा है कि इनिशियली तो ये ज़्यादा था, फाइनली ये कम हो गया। अब अगर मैं इन दोनों में गैप देखना चाहता हूँ कि कितने का आया, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड है, और ऑब्वियसली आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बड़ी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड से। देन PA इनिशियल माइनस ये PA0 जो होगा माइनस PA0 Xi। तो आपका इन दोनों का गैप जो होगा मैं उसे मान लेता हूँ, ये आपका इनिशियल था। अब आपका फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे, देन ये हो जाएगा डेल P इज इक्वल टू PA0 माइनस PA0 Xi, ठीक है, ये हो जाएगा PA0 माइनस PA0 Xi। अब मैं PA0 कॉमन ले लेता हूँ, देन डेल P इज इक्वल टू PA0 1 माइनस Xi। अब आपको पता है कि PA0 एंड 1 माइनस Xi आपका क्या होता है Xi B, तो ये हो जाएगा Xi B। ऑब्वियसली ये डिपेंड करने लगेगा NaCl के मोल फ्रैक्शन पे। तो जब हम PA0 को क्रॉस में लाएंगे, देन डेल P अपॉन PA0 इज इक्वल टू Xi B, और यही आपकी फाइनल इक्वेशन क्या कहलाती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग होती है वो इस इक्वेशन से दी जाती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखिए आपके सवाल में आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। पहला वो कहता है कि H2O का वेपर प्रेशर आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर 17.5 ऑफ mmHg। तो ये आपका प्योर H2O का वेपर प्रेशर है, तो हम इसे कहेंगे PA0। अब क्योंकि उसने कहा है कि आफ्टर एडिंग द शुगर और शुगर सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, तो जब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे तो शुगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, उसने कहा कि लोअर हुआ है, lowering in vapor pressure of sugar solution is 0.061 mm of Hg। तो ये आपका क्या कहलाएगा डेल P। अब आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो आपका हो जाता है डेल P अपॉन PA0 दैन इज इक्वल टू 0.061 अपॉन 17.5। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जैसा हमें सॉल्व करके मिलता है 0.00348। तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तक मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।